विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मांग की लोच और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम अध्ययन करेंगे कि मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है। क्योंकि मांग का जो नियम है वो वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की मांग समान रूप से प्रभावित नहीं होती है। कुछ वस्तुओं की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन को जन्म दे देता है, जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनकी कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर भी उनकी मांग में परिवर्तन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले न्यूनाधिक परिवर्तन को हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो 5 श्रेणियां कौन कौन सी है उनका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम पूर्णतया लोचदार मांग। जब वस्तु की कीमत में बहुत ही थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कही जाती है। कीमत में सूक्ष्म कमी यानी बहुत थोड़ी कमी या वृद्धि वस्तु की मांग में अनंत वृद्धि या कमी को जन्म दे देती है। यद्यपि वास्तविक जीवन में पूर्णतः लोचदार मांग का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इस प्रकार की काल्पनिक लोच मांग की लोच की अधिकतम सीमा को निर्धारित करती है। और आगे जब हम प्रतियोगिता पढ़ेंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के लिए जो मांग वक्र है वो इसी प्रकार का दिया हुआ होता है। तो ये है पूर्णतः लोचदार मांग, जिसमें डी मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है या क्षैतिज होता है। इसमें वस्तु की कीमत ओ डी निश्चित रहने पर वस्तु की जो मांग मात्रा है वो OQ1 ली जा सकती है, OQ0 ली जा सकती है और OQ2 तीनों ही ली जा सकती है। इसमें OY अक्ष पर वस्तु की कीमत हमने ली है, DD मांग वक्र है तथा P0 Q0 हम मान लें कीमत पर, जहां एक समय मांग OQ0 है। वहां दूसरी बार मूल्य में जो है परिवर्तन नहीं होने पर भी, यानी इस कीमत पर OD कीमत पर उपभोक्ता चाहे जितनी जो है वस्तु की मांग कर सकता है। अगर इसमें कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है, OD से थोड़ी सी भी कीमत ऊंची चली जाती है तो इस वस्तु की मांग शून्य हो जाती है और वस्तु की कीमत कम होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि OD कीमत पर वस्तु की चाहे जितनी मात्रा उपभोक्ता द्वारा खरीदी और बेची जा सकती है। तो इसलिए इसे हम पूर्णतया लोचदार मांग कहेंगे। अब कैसे? क्योंकि डेल्टा एक्स बटा एक्स यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन कुछ भी हो, यानी मांग में परिवर्तन कुछ भी हो, चाहे OQ1 है, OQ0 है, OQ2 है, तो कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो शून्य होता है। तो किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से गणितीय रूप में भी यहाँ पर मांग की पूर्णतः लोचदार मांग होगी जब वह एक्स अक्ष के समानांतर या क्षैतिज होगा। दूसरी जो इसकी श्रेणी है वो है अत्यधिक लोचदार मांग, है ना। इसे सापेक्षिक या अधिक लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो इसे मांग की इस प्रवृत्ति को अधिक लोचदार मांग कहते हैं। जैसा कि अभी देखने को मिलेगा, इस रेखा चित्र को देखिए, डी मांग वक्र है। इस मांग वक्र पर एक्स अक्ष पर वस्तु की जो है मात्रा ली गई है और वाई अक्ष पर हमने कीमत ली है। अब जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांग 25% बढ़ जाती है तो कीमत में वृद्धि कितनी हुई? 20%। या कीमत में 20% वृद्धि हो जाने पर वस्तु की मांग 50% घट जाती है। तो ऐसी दशा को हम इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। अधिक लोचदार मांग को इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है, जहां डी मांग वक्र है। जब कीमत OT थी, है ना, जब कीमत OT है उस समय मांगी जाने वाली मात्रा OQ होती है, लेकिन कीमत जैसे ही थोड़ी सी घट करके TS के बराबर घट करके OS हो जाती है तो एकदम मांग बढ़ करके OQ2 हो जाती है, यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अधिक परिवर्तन होना। तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन वो है TS के बराबर हुआ है, जबकि मांग में आनुपातिक परिवर्तन QQ2 के बराबर हुआ है जो TS से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र अधिक ढाल वाला होता है और मांग की लोच
अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट फिर हम लेते हैं लोचदार मांग। इसे इकाई के बराबर जो है लोचदार मांग भी कहा जाता है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जब किसी वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है उतना ही समान आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति को लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 कहते हैं। आरामदायक जो वस्तुएं होती है उनकी मांग की जो लोच होती है वो प्राय लोचदार होती है। अगर कीमत में 10% की कमी आती है और मांग भी 10% बढ़ जाती है, या कीमत में 40% की वृद्धि होने पर मांग भी 40% घट जाती है, यानी उसी अनुपात में बढ़ती है और घटती है, तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन का भाग देंगे तो हमें 1 के बराबर ही प्राप्त होगा। ये इस रेखा चित्र से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डी डी मांग वक्र है, कीमत ओ टी पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू है। अगर कीमत घटकर ओ एस हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मांग मात्रा भी बढ़ करके ओ क्यू 2 हो जाती है। तो इसमें कीमत में आनुपातिक परिवर्तन टी एस के बराबर हुआ है और मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्यू क्यू 2 के बराबर हुआ है। तो ये दोनों टी एस और क्यू क्यू 2 दोनों ही समान है। तो इसलिए जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन जब दोनों ही समान होंगे तो क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो किसी भी बराबर संख्या में उस संख्या का भाग देंगे तो ऐसी स्थिति में 1 प्राप्त होगा, और इसलिए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर लोचदार है। अब इसकी चौथी श्रेणी चलते हैं, बेलोच मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है तो उसे हम कम लोचदार मांग कहते हैं। सामान्यतः जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं होती है उनकी मांग कम लोचदार होती है, और उनकी कीमत में अगर 50% की कमी हो जाए तो मांग में केवल 20% की वृद्धि होती है, यानी बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती है। जैसे कि नमक है, अगर नमक की कीमत घट करके आधी हो जाए तो हम नमक दुगना खाना शुरू नहीं कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर कीमत में 30% की वृद्धि हो जाए तो भी मांग में 10% की कमी आएगी। अब अगर नमक 20 रुपये की बजाय 40 रुपये किलो भी हो जाए तो हम उससे ज़्यादा खाना कम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम उसमें कमी कर सकते हैं। इस रेखा चित्र से भी ये बात समझ में आ जाएगी। ये जो डी डी मांग वक्र है ना, जिस पर कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, इसमें जो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन है वो टी एस के बराबर हो रहा है, क्योंकि प्रारंभिक कीमत टी है और प्रारंभिक मात्रा क्यू है। अब जब कीमत घट करके एस हो जाती है तो मात्रा बढ़ करके क्यू क्यू 2 हो जाती है। तो जो टी एस में परिवर्तन है, यानी कीमत में जो परिवर्तन है टी एस के बराबर, वो क्यू क्यू 2 यानी मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है, जब हम मांग में आनुपातिक परिवर्तन कम है और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर आएगा वो 1 से कम आएगा। तो इसे हम इलास्टिसिटी लेस देन 1, जैसा कि यहाँ चिन्ह बना रखा है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और इसे हम कम लोचदार मांग कहेंगे या बेलोचदार या बेलोच मांग कहा जाएगा। इसके पश्चात अब हम चलते हैं 5वीं श्रेणी पर। 5वीं श्रेणी है पूर्णतया बेलोच मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या अनंत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो तो ऐसी दशा को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाता है। इस प्रकार की मांग की लोच भी एक काल्पनिक अवधारणा है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार की लोच में जो है प्राय देखने को नहीं मिलती है। गणितीय भाषा में अगर हम कहें तो पूर्णतः बेलोच मांग या मांग की लोच शून्य कही जाएगी, क्योंकि इसमें जो है कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कुछ भी हो, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन नहीं होगा। तो जब मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन शून्य होगा और कीमत में कोई भी परिवर्तन हो, शून्य में हम किसी भी मात्रा का भाग देंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होगी। यहाँ देखिए, इसमें डी डी मांग वक्र है और वाई अक्ष पर कीमत और एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा ली गई है। अब कीमत चाहे ओ पी रहे चाहे ओ पी 1 रहे, कीमत कोई भी रहे, मांगी जाने वाली मात्रा ओ क्यू निश्चित निर्धारित हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए हम इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, क्योंकि मांगी जाने वाली मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन शून्य है। तो शून्य में जब हम कीमत में आनुपातिक परिवर्तन चाहे कुछ भी हो का भाग देंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं, इन 5 श्रेणियों को हम एक साथ भी लेकर के दिखा सकते हैं।
इस चित्र को देखिए, इसमें देखिए जो पहला चित्र है पूर्णतः लोचदार मांग को बताता है, दूसरा अत्यधिक लोचदार मांग को, तीसरा लोचदार मांग को, चौथा कम लोचदार मांग को या बेलोच मांग को, और पांचवा पूर्णतया बेलोच मांग को बताता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 37 से, और धीरे धीरे देखिए इसका ढाल बढ़ता जा रहा है। तो जितना अधिक ढाल होगा मांग की लोच भी उतनी ही कम होगी। इसको हम एक और रेखा चित्र बना करके भी समझ सकते हैं, मैं आपको बाद में और बताएंगे, लेकिन इस समय और बताना चाहूंगा कि ये मान लीजिए हमारा मांग वक्र है डी डी। इधर हम कीमत लेते हैं, इधर हम मात्रा लेते हैं, 0, है ना। और ये जो बिंदु है ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है जो बिल्कुल बीच का बिंदु है, और ये सी बिंदु है। अब ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? एक ही मांग वक्र पर मांग की लोच भी अलग अलग होती है, जैसा कि अभी हमने रेखा चित्र में देखा था। तो जो ए बिंदु है, ए बिंदु पर क्या है? यह एक्स अक्ष के समानांतर है, यानी कीमत यहाँ स्थिर है। तो ए पर होगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी अनंत। ए पर अनंत होगी, क्योंकि यहां पर मांग में आनुपातिक परिवर्तन चाहे कुछ भी हो, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन शून्य है। तो किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग देंगे तो हमें अनंत प्राप्त होगा। बी बिंदु बिल्कुल बीच का बिंदु है, यानी अब इसमें बी सी और ए बी दोनों की दूरी समान है। समान होने का मतलब है कि इसमें हम जब नीचे के अंश का भाग ऊपर के अंश में देते हैं तब भी हमें मांग की लोच का पता चलता है। तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और सी बिंदु चूंकि नीचे है तो यहाँ पर जो है जो लास्ट में हमने पूर्णतः बेलोचदार मांग देखा था वो स्थिति है कि यहाँ कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। कीमत कहाँ आ गई? 0 पर, शून्य पर आ गई है। तब भी मांगी जाने वाली मात्रा उतनी ही समान बनी रहती है, कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आए। तो यहाँ हो जाएगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ए और बी के बीच में होगी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और बी और सी के बीच में होगी इलास्टिसिटी लेस देन 1। यानी हम एक ही मांग वक्र पर मांग की लोच भी भिन्न भिन्न हुआ करती है। प्राय मांग वक्र के ऊपरी हिस्से में मांग की लोच ज्यादा होती है और नीचे वाले हिस्से में मांग की लोच कम होती है, और सबसे नीचे हिस्से में जहां वो एक्स अक्ष को टच करता है वहां शून्य होती है। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है, और पांचों श्रेणियों के बारे में हमें ढंग से अध्ययन करना है, क्योंकि कई बार ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में समझाइए। तो इस प्रकार से हमने इन 2 वीडियो में, इससे पूर्व के वीडियो में मांग की लोच का अर्थ, मांग की कीमत लोच का सूत्र और मांग की लोच के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है, और इसमें हमने मांग की लोच की श्रेणियों का अध्ययन किया है।